तूफान ये जब भी उठा करते हैं ये हवाओं की जिद को बयां करते हैं। दोस्तों, कोका कोला और पेप्सी दुनिया के सबसे खतरनाक कंपनीज हैं। We operate in over 206 countries. That's more countries than the UN. It's been called the most successful consumer product in history. Coke says the product reaches 99% of mankind. It's a kick, it's a hit, it's a Coke, Coke is it. और ये जब किसी भी देश में जाते हैं उस देश के बड़े बड़े सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ब्रांड्स के पास हजारों करोड़ों की मनी पावर, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टीज और इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टीम्स होती है कि आते ही वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ पार्टनरशिप करके मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। एक कोक देना। कोका कोला। तो जब भी मन करे बेफिक्र होके पीजिए और एंजॉय कीजिए। पेप्सी ठंडी है, टेस्टी है ना, बस सेफ नहीं है। और इंडिया आते ही इन दोनों ब्रांड्स ने ऐसी डोमिनेशन दिखाई कि इनके आगे कैंपा कोला, 77 सिट्रा कोई भी टिक नहीं पाया। लेकिन इन दोनों ब्रांड्स के मनी पावर के सामने सिर्फ एक ब्रांड टिक पाया, एंड दैट वाज एंड स्टिल इज द आइकॉनिक थम्स अप। You remember the iconic thumbs up ads of the 90s and 2000s? Tufan. Thumbs Up is one brand that has maintained pole position in the cola category, surpassing global brands like Coca-Cola and Pepsi. This soft drink brand, which was launched almost 45 years ago, became $1 billion brand in India. Thumbs Up is not like your regular colas. It's extremely spicy. It's very strong. इनफैक्ट कोका कोला ने थम्स अप को खरीदा इसलिए था ताकि उसे मिट्टी में मिला सके। ये एक सोची समझी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी थी। लेकिन थम्स अप एक ऐसा प्रोडक्ट निकला जिसने पूरे मार्केट को हिला कर रख दिया। लेकिन कोक को ये नहीं पता था कि वो ड्रिंक नहीं बल्कि एक तूफान को खरीदने जा रहे हैं। दोस्तों, थम्स अप इतना क्रेजी प्रोडक्ट निकला कि आज कोका कोला और पेप्सी दोनों से भी ज्यादा मार्केट में थम्स अप बिकता है। और 2022 में थम्स अप ने अकेले ही 8,000 करोड़ रुपए कमाए। तो सवाल ये है कि इतने पैसे और सेलिब्रिटी पावर के सामने जो बड़े बड़े ब्रांड्स फेल हो गए तो थम्स अप कैसे टिक पाया? रमेश चौहान ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से थम्स अप आज इंडिया में मार्केट लीडर बन चुका है? और इस कोला वॉर से हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1970s में, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और कोका कोला इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का बादशाह हुआ करता था। इंडिया की पूरी सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री का लगभग 60 to 70% मार्केट शेयर अकेले कोका कोला के पास ही था। और पेप्सी की हालत इतनी खराब हो गई कि 1962 में पेप्सी ने इंडिया छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन 1977 में जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, तब उनके इंडस्ट्री मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने एक ऐसा पॉलिसी लागू किया जिसकी वजह से भारत से बड़े बड़े एमएनसीज भाग गए। इस पॉलिसी का नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फर्नांडिस ने कोका कोला के सामने दो शर्तें रखी। पहली शर्त थी द 60% रूल। फर्नांडिस ने कहा कि फेरा कानून के हिसाब से कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में मेजॉरिटी ओनर नहीं बन सकती। उन्होंने कोक को साफ बोल दिया कि आपको अपने इंडियन कंपनी की 60% ओनरशिप इंडियन शेयर होल्डर्स को देनी पड़ेगी। लेकिन फर्नांडिस ने एक और कंडीशन लगाया। उन्होंने कोका कोला कंपनी से कहा कि आपको अपना सीक्रेट फॉर्मूला इंडियन कंपनी के साथ शेयर करना पड़ेगा, और ये कोक के लिए मुमकिन नहीं था। क्यों? क्योंकि कोका कोला की सीक्रेट रेसिपी अगर पब्लिक में आ जाती तो कोका कोला का पूरा धंधा चौपट हो जाता। उन्होंने बोला कि फर्नांडिस साहब, हम आपको पैसा दे देंगे, 60% ओनरशिप भी दे देंगे, लेकिन ये जो रेसिपी है ना, ये हम किसी भी हाल में आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। एंड दैट इज द रीजन वाई 1977 में कोका कोला ने इंडिया छोड़ने का फैसला लिया। और कोक के जाने के बाद मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप रह गया। बहुत सारी कंपनीज के पास बॉटलिंग प्लांट्स तो थे, लेकिन बॉटल में भरने के लिए उनके पास कोला कॉन्सेंट्रेट नहीं था। तो कई सारी कंपनीज कोका कोला के कॉपी कैट्स बनाने लगे। लेकिन दोस्तों, रमेश चौहान नाम के एक इंडियन एंटरप्रेन्योर ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि कोका कोला भी हैरान रह गया, और ये प्रोडक्ट था थम्स अप। After Coca-Cola's exit, it was India's own brand, Thumbs Up, which cornered the lion's share of this market, worth around $400 million.
दोस्तों थम्स अप सिर्फ एक रेसिपी का खेल नहीं बल्कि इंडियन पैलेट इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल था और इसे हम 3 हिस्सों में समझते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड साइकोलॉजी। देखो, कोको कोला का बेस वेनिला और सिनेमन का होता है और यही कोको कोला को स्मूथ और रिच बनाता है। लेकिन चौहान जी जानते थे कि इंडियन लोग स्वीट और स्मूथ ड्रिंक्स नहीं पसंद करते। हमारे घर में अगर आप देखोगे तो आज भी लोग मसालेदार ड्रिंक्स पीते हैं। आज भी हम मसाला छाछ, मसाला चाय और जलजीरा पीते हैं और इन सारे ड्रिंक्स में स्ट्रॉन्ग मसाले की टेस्ट चाहिए होती है। तो रमेश जी और उनकी टीम ने कार्डमम, सिनेमन और नटमेग के नोट्स डाले ताकि एक मसालेदार ड्रिंक बने। नाउ इवन दो थम्स अप की रेसिपी एक सीक्रेट है, सोर्सेस कहते हैं कि थम्स अप को डेलिबरेटली एक मसालेदार और फ्लेवर रिच ड्रिंक बनाया गया जिससे लोगों को मसाले की टेस्ट आए। इसके बाद आता है फिजिक्स। दोस्तों थम्स अप का सबसे बड़ा सीक्रेट उसका टेस्ट नहीं बल्कि उसकी कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम है। दोस्तों अगर आप 1 लीटर कोक में 2 लीटर गैस भर दो तो उसका गैस वॉल्यूम होता है 2 लीटर्स डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 2। तो बियर में गैस वॉल्यूम 2.3 टू 2.8 के बीच होती है। पेप्सी और कोको कोला में 3.5 टू 4 के बीच में होती है, लेकिन थम्स अप में गैस वॉल्यूम कोको कोला और पेप्सी से ज्यादा होती है। और जब सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हल्का सा कार्बोनिक एसिड बनता है, वही एसिड जब आपके गले को टच करता है तो दिमाग में आपको ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ तीखा पी लिया। एंड लास्टली इन मसालों की कड़वाहट को बैलेंस करने के लिए रमेश चौहान जी ने इस ड्रिंक में डाला बहुत सारा चीनी, जिसकी वजह से थम्स अप एक स्वीट, स्पाइसी और फिजी ड्रिंक बन गया। और इसी तरह कई सालों तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके रमेश जी और उनकी टीम ने बनाया थम्स अप और इस प्रोडक्ट ने मार्केट में आते ही ऐसी धूम मचाई कि जितने भी सारे कॉपी कैट्स थे वो थम्स अप के आसपास भी नहीं आ पाए। इनफैक्ट 1990 आते थम्स अप मार्केट का 85% शेयर ले चुका था। लेकिन फिर 1991 में इंडिया गॉट लिबरलाइज्ड और 1989 और 1993 में मार्केट में आए सॉफ्ट ड्रिंक्स के 2 सबसे बड़े बादशाह, कोको कोला और पेप्सी। दोस्तों बिजनेस में ना 2 तरह के पावर्स होते हैं, प्रोडक्ट पावर और मनी पावर। 1993 में पार्ले के पास प्रोडक्ट पावर तो थी, लेकिन कोको कोला के पास थी मनी पावर। कोको कोला को यह पता था कि अगर वो ग्राउंड जीरो से शुरू करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने में ही ना उनको 10-10 साल लग जाएंगे। इसीलिए कोको कोला ने रमेश चौहान जी को $60 मिलियन देकर उनके सारे बेवरेज प्रोडक्ट्स खरीद लिए। एंड इन टुडेज टाइम दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1000 करोड़। और इस डील में कोक को क्या मिला? उन्हें पार्ले के 5 ब्रांड्स मिल गए जिसमें थे थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट, सिट्रा और माजा के ट्रेडमार्क राइट्स। सो ओवरनाइट कोको कोला's मार्केट शेयर वेंट फ्रॉम 0% टू 60%। तो उन्होंने कंपटीशन को हराया नहीं, उन्होंने कंपटीशन को खरीद ही लिया। और यही आता है इस डील का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। कोको कोला को थम्स अप में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। उनका असली टारगेट था पार्ले का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिसमें थे 54 बॉटलिंग प्लांट्स एंड 2 लाख रिटेलर्स। कोको कोला का असली मकसद धंधा बढ़ाना नहीं बल्कि धंधे को खत्म करना था। उनका गोल काफी सिंपल था, पार्ले को खरीदो, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक्स और फैक्ट्रीज पर कब्जा करो और फिर उन्हीं ट्रक्स में थम्स अप की जगह कोको कोला भरकर पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करो। इनफैक्ट पार्ले के ब्रांड्स को खरीदते ही कोको कोला ने गोल्ड स्पॉट और सिट्रा को खत्म कर दिया। और इसी तरह 1990s में जब कोको कोला और पेप्सी दोनों 200 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग में लगा रहे थे, ऐसा बोला जाता है कि थम्स अप के एड बजट में सिर्फ 2 करोड़ रुपए से भी कम पैसा लगाया जा रहा था। इसके साथ साथ कई जगह थम्स अप की डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दी गई और थम्स अप की जगह कोक को प्लेस किया गया। इससे कोको कोला को लगा कि लोग बहुत ही आसानी से थम्स अप को भूलकर कोको कोला पी लेंगे। लेकिन दोस्तों ये प्लान इतनी बुरी तरह बैकफायर कर गया कि कोको कोला खुद हैरान हो गया। थम्स अप के कस्टमर्स इतने लॉयल थे कि वो कोको कोला छोड़कर पेप्सी पीने लगे और धीरे धीरे कोको कोला की मार्केट शेयर गिरने लगी। तभी एटलांटा के हेडक्वार्टर्स में पैनिक मच गया। उन्हें यह समझ आया कि उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। उन्होंने सोचा कि भाई अगर हमारे पास इतना बढ़िया प्रोडक्ट है तो हम अपने ही प्रोडक्ट को प्रमोट क्यों नहीं करते। And that is how they got Thumbs Up back into the market. और इसी इंसाइट के साथ कोको कोला इंडिया ने Thumbs Up को फिर से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया और इसी से Thumbs Up का हुआ एक ब्लॉकबस्टर कमबैक।
कोको कोला ने मार्केट को साइकोलॉजी के बेसिस पर 3 भागों में डिवाइड किया। कोको कोला विल स्टैंड फॉर टुगेदरनेस, हैप्पीनेस एंड नॉस्टैल्जिया। पेप्सी स्टैंड्स फॉर यंग एंड बोल्ड। और थम्स अप को उन्होंने पोजीशन किया एज अ मैस्कुलिन एडवेंचरस माचो ड्रिंक फॉर द सेम टारगेट ऑडियंस। और यहीं पर लॉन्च हुई दोस्तों टेस्ट द थंडर मार्केटिंग कैंपेन। किसी बच्चे से पूछो, मैं तो थम्स अप पीता हूँ। मजा तो आ जाएगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, थम्स अप ने मार्केट को ऐसा कैप्चर किया कि फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, जिस ब्रांड को कोको कोला ने 1993 में स्लो डाउन करने की कोशिश करी, आज वही थम्स अप लगभग 8,000 करोड़ का रेवेन्यू करता है। और 2025 में थम्स अप 16,000 करोड़ का रेवेन्यू करने जा रहा है। आज इंडिया में जहां पेप्सी की मार्केट शेयर सिर्फ 8% है, कोको कोला 9% पर है और थम्स अप अकेले ही 16% पर है। यह है दोस्तों थम्स अप की कहानी, और इस कहानी से हम 3 बिजनेस लेसन सीख सकते हैं। लेसन नंबर 1, आप किसी भी कंपनी की फैक्ट्री या ट्रक्स को तो खरीद सकते हो, लेकिन लोगों का भरोसा और उनका स्वाद आप बदल नहीं सकते। तो आपको कस्टमर के टेस्ट को केटर करना होगा, इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि आप मार्केटिंग से कस्टमर्स को बदल सकते हो। लेसन नंबर 2, जब तक आप लोकल लोगों की पसंद और उनके कल्चर को नहीं समझते, तब तक आप मार्केट लीडर नहीं बन सकते। तो मार्केट में एंटर करने से पहले अपने कस्टमर के कल्चर और हैबिट्स को समझो, बिकॉज दैट इज द रूट कॉज ऑफ कंज्यूमर बिजनेस सक्सेस। एंड लास्टली, मार्केट में कॉपी कैट्स बहुत आते हैं और उनसे शॉर्ट टर्म पैसा भी बहुत ही आसानी से कमाया जा सकता है, लेकिन यूनिक प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है वो कभी भी एक कॉपी कैट प्रोडक्ट नहीं दे सकता। और यही चीज हमने देखी ज़ोहो और व्हाट्सएप के केस में, इंस्टाग्राम थ्रेड्स और ट्विटर के केस में, और अब हमने देखा कोक कॉपी कैट्स और थम्स अप के केस में। तो जब भी आप बिजनेस करोगे, खुद को यह पूछना कि आपका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है क्या। इस सवाल का जवाब अगर आप एक लाइन में बहुत ही साफ तरीके से नहीं दे सकते, तो आप कुछ यूनिक नहीं बना रहे हो। सो प्लीज रिविजिट योर बिजनेस प्लान सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे गाइस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह बिजनेस सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Bye bye.